जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक फीडबैक सेशन के लिए, जहां पे मेरे को आप लोगों का इनपुट चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एयरफोर्स फेज़ 1 का ऑनलाइन सीबीटी का पेपर निकाला है। तो अगले 10 मिनट के लिए मैं आप लोगों से सवाल जवाब करूंगा और आप लोग अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उन व्यूअर्स के साथ जो आप लोगों को सुन रहे हैं। तो पहले तो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप निकालने के लिए। कैसा फील हो रहा है? मतलब घर में शाबाशी मिल रही है? हाँ, पूरा ओवरऑल। चलो, मेरे को 2 साल बाद रिजल्ट आया, 2 साल बाद रिजल्ट नहीं आया, 2 साल टाइम वेस्ट हुआ, मोटिवेशन हिला, हाँ या ना? मोटिवेशन बनाए रखी है। अच्छा, इस बार एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो पेपर आया था, जब फॉर्म भरा, 20-25 दिन तुम लोगों के अपने हाथों में थे। तो इस 20-25 दिनों में तुम लोगों ने क्या अप्रोच रखी कि आज तुम लोग इस वीडियो में मेरे सामने बैठे और बाकी नहीं बैठे हैं? मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो यहाँ पे फेदर्स इन त्रिशूल कैप बन रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी भी ब्लेम उनको नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ 20-25 दिन मिले थे। लेकिन इस 20-25 दिन में तुम लोगों की क्या अप्रोच थी, वो मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहूँगा। मैं इधर से चालू करता हूँ। व्यूअर्स, हमने ये वाली जो रो है, ये वाई ग्रुप वाले जिन्होंने क्लियर किया है उनकी है। ये वाली एक्स ग्रुप है। अजीत भी एक्स ग्रुप वाले हैं, जो ब्लू शर्ट में बैठे हैं वो भी एक्स ग्रुप वाले हैं। चलिए इधर से चालू करते हैं। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, हाथ में पकड़े हैं। सर, मेरी अप्रोच ये थी कि जो मैंने कंटेंट पढ़ा था इससे पहले, तो उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। अच्छा। हाँ, और सर मैंने लास्ट टाइम मॉक भी दिए थे, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा स्कोर कहाँ पे आ रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसे बोलते हैं। यस सर, ऑनलाइन टेस्ट थी मैंने। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, जितना पढ़ा था बस वही पढ़ा। यस सर, उसको रिवाइज कर लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया मैंने। कुछ नया कोर्स नहीं किया था। यस सर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश गरवार। और मेरी स्ट्रेटजी लास्ट के टाइम में ये थी कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने सोर्सेज जो थे वो लिमिटेड रखे थे, और मॉक टेस्ट जिसे OTS कहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, वो उस पर काफ़ी मेरी डिपेंडेंसी थी, जिससे मेरा सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो उसके बाद मैंने अपने सेक्शन में उसको डिवाइड कर लिया कि हाँ, मुझे इस सेक्शन में दिक्कत आ रहा है तो मुझको इस सेक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। वैसे ही करके मैंने, और अगर हम सिलेबस की बात करें तो वाई ग्रुप का काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है, और अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि काफ़ी फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अच्छा। यस सर। ओके जी सर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत कुमार। मैंने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई थी एस ग्रुप के लिए, वो फर्स्ट थी कि शॉर्ट नोट्स सबको बनाना चाहिए, स्पेशली फिजिक्स और मैथ के लिए, क्योंकि आपका रिवीजन और फार्मूला, दो चीज़ एक इसमें ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। और इस चीज़ को अगर आप यूज़ कर लेंगे एफिशिएंटली ऑन द ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और एक हफ्ते में कम से कम नहीं तो 3 बार मॉक टेस्ट दे के, उस मॉक टेस्ट को देने का उतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन उसको एनालाइज करना और उसको सेपरेट करना, उन चैप्टर्स को निकालना जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको एक रिवीजन करने का तरीका भी मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा ही। और आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो उसका थोड़ा लेवल नीचे रहता है, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और फिजिक्स और मैथ के लिए मैं टेक्स्ट बुक का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, तो उससे मैंने किया था, और उसका जो सॉल्यूशंस है उसमें ट्रिकी सॉल्यूशंस भी हैं। उन ट्रिक्स को अगर आप एक अलग नोटबुक में लिख लेते हैं तो आपके लास्ट टाइम रिवीजन में वो काम आएगा और आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्टअप मिलेगा। अच्छा, लाइक 1 मिनट में। तो एक चीज़ तो तय थी कि अभी तक जो एस्पिरेंट्स, 3 एस्पिरेंट्स से मैंने डिस्कशन किया, तो एक चीज़ पता चली कि रोल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत मैटर करता है। ये बात तय है कि OTS जो है वो क्विक रिवीजन देता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको अपनी गलतियां एनालाइज करने में बड़ी मदद देता है। चलिए, अब दूसरा सवाल एक्स ग्रुप एस्पिरेंट से। देखिए, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि हर शिफ्ट का पेपर अलग था। एक्स ग्रुप में मैथ्स के पेपर अलग अलग आए थे, बट
मैं ये जानना चाहता हूं आपका तजुर्बे से, आपकी नज़र में एक्स ग्रुप के मैथ्स में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, हमारी कोचिंग में स्टूडेंट्स, आप ही लोगों के भाई लोग अलग अलग बैचेस के, ये पूछते हैं कि सर कौन सा ऐसा चैप्टर पढूं जिससे सवाल आने ही आने, जिसके क्वेश्चंस मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है एक्स ग्रुप की मैथ्स के लिए। तो प्लीज जरा ये बताएं, आपसे चालू करते हैं। जी, जय हिंद एवरीवन, आई एम रोहित कुमार। सर पहले हम कहें कि जैसा कि एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन आते हैं और जबकि हमारे चैप्टर जो हैं मतलब 25 से अधिक हैं, तो मतलब कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आए। लेकिन सर इस बार हमने देखा कि जो कैलकुलस चैप्टर था, कैलकुलस में सर एक क्वेश्चन एरिया बाउंडेड द कर्व, उससे सर हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इस क्वेश्चन से मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मतलब कि लगभग में एक क्वेश्चन हर चैप्टर से थे। लेकिन कैलकुलस को हम ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हम। शिफ्ट मॉर्निंग की थी, आफ्टरनून की थी, कैसी कौन सी शिफ्ट थी? मेरी थी थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट में आपको कैलकुलस बहुत मिला? कैलकुलस बहुत मिला सर। सर इंटीग्रेशन का सर 2 क्वेश्चन था और उसमें से सर एरिया बाउंडेड द कर्व का 2 क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ही आ गए थे। जय हिंद फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स ग्रुप में 20 नंबर की इंग्लिश होता है, 25 नंबर की फिजिक्स और 25 नंबर की मैथ्स होता है, जिसमें हर सेक्शन में हमें 20-20 मिनट दिए जाते हैं और जो 20 मिनट में हम दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में जो कैलकुलस है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे भाई ने बताया कि कैलकुलस से हर शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मेरे शिफ्ट में कैलकुलस के ज़्यादा क्वेश्चन थे और वेदर पार्ट जैसे ट्रिगो हो गया और बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इन सब सारे चैप्टर्स क्वेश्चन पूछा। लेकिन क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो हमें ज़्यादा उसके अंदर गहरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को एकदम टच करके निकल रहा, मतलब बहुत बेसिक पूछ रहे हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उसके गहराई में जाके उससे हम फंस जाते हैं और हम लोग बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। और बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैंने सारे जो एक चैप्टर हैं उनके नोट्स बनाए थे और मैं रिविज़न के समय जिस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन आ जाते थे उस चैप्टर को मैं कम पढ़ता था। यानी जो मेरा वीक पॉइंट होता था, वीक चैप्टर्स, उसमें मैं ज़्यादा टाइम देता था, उसको बार रिविज़न करके 2, 3, 4 जितनी बार नोट्स बना सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब तीसरी बात करें कि OTS की, तो OTS में मैंने भी टेस्ट सीरीज पे खरीद रखा था। उसमें ये होता है कि आप उसमें टेस्ट देंगे और उसमें आपके जो मार्क्स आते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, किस पे आपका किस चैप्टर, जैसे जो क्वेश्चन आपके हो गए वो तो आपको आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं किस चैप्टर के हैं वो गलत हो रहे हैं, उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करना है। और ओवरऑल ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 2 अटेम्प्ट में इस बार जो पहले हुआ था इसमें 43 कट ऑफ गई थी, उसमें मेरा 40 मार्क्स था, बट कट ऑफ ज़्यादा थी, बट फाइनली आई पास आउट इन रिटन टेस्ट। चलो, वेरी गुड। हेलो व्यूअर्स, मैं अभी तक 4 से 5 बार एयरफोर्स एग्ज़ाम दे चुका हूं, तो उस अनुभव के आधार पे मैं ये कहूँगा कि हम अक्सर ये इम्पॉर्टेंट की तलाश करते रहते हैं कि कौन सा चैप्टर या किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें हम कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमको पूरा पढ़नी चाहिए हम उसको मिस कर देते हैं। हम या तो जैसे 20 चैप्टर हैं उसमें से हम 12 चैप्टर पढ़ के जाते हैं या 18 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, तो जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न तो फिक्स्ड हैं लेकिन वो पोर्शन फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि वो 20 चैप्टर से सफल करके आते हैं। मान लो जैसे अभी बताएं कि कैलकुलस का पोर्शन सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरे जो शिफ्ट में वेक्टर और अलजेब्रा का ज़्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें पूरा पढ़ के जाना है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको डीपली पढ़ के जाएँ, सबका बहुत टफ क्वेश्चन लगा के जाएँ, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर का एक लॉजिकल ज़रूरी रहना चाहिए। रोहित कैमरा माइक मांग रहे हैं। सबसे पहले सर हमें ना अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए, और हमें सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें रैंक लाने के लिए काम करना चाहिए कि हमें और सर होना बहुत जरूरी है। हाँ सर, और हम फिजिक्स के बारे में कहेंगे सर, फिजिक्स आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए और उसी दिन उसका क्वेश्चन अपने से लगाते जाइए, और उसमें से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा लगेगा सर अगर क्वेश्चन हल करेंगे तो उसको एक अलग कॉपी पर लिखते जाइए, और लास्ट टाइम जब 1 महीना बचे, 15 दिन बचे, तो उसको अच्छे से पूरा एकदम रिविजन करिए। बस यही सर कहेंगे। जी प्लीज।
जैसे कि दोस्तों अभी मैंने टेस्ट दिया है, तो OTS क्या करता है, एक बूस्टर की तरह काम करता है। जैसे कि आप बोर्ड से होके आते हो और आप टेस्ट सीरीज पे बोर्ड के लेवल को जज करके आते हो, तो आपके पास टाइमिंग का कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन आपको जो सिलेबस होता है फिजिक्स और मैथ्स का, वो सेम टू सेम एयरफोर्स में सेम टू सेम है, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस होता है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट के डिफरेंस होते हैं। तो वो एक बूस्टर की तरह काम करता है। अगर आप OTS को फॉलो करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पक्का हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा इनपुट रोहित आपने दिया कि हाँ, एक बात तो समझ आ गई कि हर सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। एंड उसमें सोने पे सुहागा इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपको मदद देता है आपकी गलतियां बताने में। अब मैं थोड़ा अपना डिस्कशन वाई ग्रुप की तरफ वापस लाता हूं। वाई ग्रुप का एक सब्जेक्ट है रागा, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। ये एक पोर्शन है जो हमेशा व्यूअर्स परेशान रहते हैं। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि रीजनिंग पे ध्यान कम, मैथ्स पे ध्यान कम, और सिर्फ जीके एंड जीके। तो आप दोनों का क्या कहना है, जीके का रोल कितना था? और पहले भी, क्योंकि आपने पहले भी पेपर दिया है, आपका पहले भी शॉर्टलिस्ट हो गया था आपका नाम, तो क्या आपको कुछ ट्रेंड में शिफ्ट नजर आया या बिल्कुल नजर नहीं आया? इसके बारे में प्लीज मुझे बताएं। जीके जो कि अब इसका क्या है सर कि लिमिटेड नहीं है वो कोर्स, हाँ, बहुत वास्ट है इसका। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम भी इसको हम नहीं दे सकते हैं। जो कि अगर बेसिक करंट वगैरह से देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे करंट से रहते हैं क्वेश्चन सर, जो कि मोस्टली हम जब से देते आ रहे हैं हार्डली यही स्टेट वगैरह के जो या तो चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल या फिर चीफ जस्टिस ऐसे ही क्वेश्चन करके, या फिर कोई या डांस फॉर्मेट हो गए, इन्हीं सब से जो स्टैटिक का पोर्शन है सर इसमें ज़्यादा है। मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी 6 to 7 होंगे, तो उसमें 4 to 5 क्वेश्चन सर जो रहते हैं वो स्टैटिक जीके के ही रहते हैं, और 1-2 क्वेश्चन सर जो होते हैं आपके करंट के क्वेश्चन रहते हैं। तो सर इसमें हिस्ट्री पॉलिटी का कोई रोल है इसमें? जी सर, हिस्ट्री पॉलिटी के जो सर पॉलिटी से जो बेसिक आपका जैसे कि आर्टिकल वगैरह हो गए जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, और सर ये इसका एक ख़ास बात है कि ये रिपीटेशन भी इसमें होता है। तो जो ज़्यादा पॉपुलर आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, या फिर राष्ट्रपति से संबंधित या फिर संसद से संबंधित आर्टिकल वगैरह का पूछता है, या फिर और पूछेगा तो स्ट्रक्चर की संसद में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो सर पॉलिटी से बेसिक ही रहता है, और हिस्ट्री से सर मोस्टली हम देखते आ रहे हैं कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है सर, उसी से जैसे कांग्रेस का जो मूवमेंट है स्वतंत्रता के लिए, तो सर हम देखते आ रहे हैं 2-3 साल से यही ट्रेंड चला आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से ही उठाए हैं सर। अगर आपके पास 2 घंटे का समय है जी सर, तो और रागा का सब्जेक्ट है जी तो सर, आप कितना टाइम जीके पे देंगे? सर अगर 2 घंटे का समय है तो आई विल गिव सर 40 to 45 मिनट्स सर टू जीके। यस सर। चलिए अब आपकी बारी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रागा पोर्शन है उसमें रीजनिंग ज़्यादा आती है। अप्रॉक्स 15 मार्क्स की रीजनिंग आती है, उसमें से 4 to 5 मार्क्स नॉन वर्बल का रहता है जी, और जो 10 नंबर की रहती है वो वर्बल रहती है, और 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जीके के। और क्या कहते हैं सर, जो इंग्लिश होती है उसमें टाइम तो मिल जाता है, लेकिन जो ये रागा पोर्शन होता है इसमें टाइम नहीं मिलता हमें। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैथ्स की कर लेंगे। मतलब आपकी नज़र में आप व्यूअर्स को ये बोल रहे हैं कि रागा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रीजनिंग सर, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 सवाल उसमें छुपे हैं, कहीं ना कहीं वर्बल है, कहीं ना कहीं नॉन वर्बल है, वो फिगर वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यस सर। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो रीजनिंग को दे सर। अच्छा, एक डिफेंस एस्पिरेंट्स जो आप हमारा सेशन देख रहे हैं, आपको रियलाइज होगा कि मैक्सिमम टाइम वाई ग्रुप एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि पूरी एनर्जी अपनी झोंक देते हैं जीके के पोर्शन में, जिसमें आपको अभी सेलेक्टेड स्टूडेंट से पता चला कि उसका फिक्स्ड पैटर्न है। अगर एनर्जी झोंकनी है तो ज़्यादा रीजनिंग में झोंकनी है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी से रिलेटेड
कि रीजनिंग और मैथ्स में बेसिकली कोई ऐसा सेट आपने ऐसा देखा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे? क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों जो वाई ग्रुप के एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर रीजनिंग कम आती है, मैथ्स ज़्यादा आती है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। बट मैं सब, क्योंकि आप लोग फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हो और लाइव एग्जाम्पल हो, तो आप अपने मुंह से बताओ कि कभी ऐसा लगा आपको कि रीजनिंग से ज़्यादा ज़रूरी मैथ्स है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई फील नहीं हुआ। जब से हम लोग देते आ रहे हैं सर, जी। ऐसा कंडीशन कभी नहीं हुआ। चलिए, अग्निवीर आप लोगों के टाइम पे जब आप लोग तैयारी कर रहे थे, मुझे अच्छे से पता है कि वो एयरफोर्स का पेपर हुआ करता था और एयरमैन आप लोग बनना चाहते थे और पेंशनेबल थे और अलग अलग रैंक्स होती, आगे तक जाते। एकदम से ये 4 साल वाला जो तलवार आई या एकदम तूफान आया, इसने मोटिवेशन कितना हिलाया और अपने आप को कैसे आप लोगों ने धक्का मारा? कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने, कई पब्लिक ने बड़ा इनडिसिप्लिन भी क्रिएट किया, ट्रेनें जलाई और अननेचुरल एक्टिविटीज़ की, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया। आप लोग ऑब्वियसली आप लोग उस श्रेणी में नहीं थे, लेकिन अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? जी, एक एक करके प्लीज़। हाँ, अगर देश में जाना है, कंट्री को डायरेक्टली सर्व करना है, तो 4 साल या 8 साल ये मैटर नहीं करता है। हमें लगातार अपने मेहनत करना है और कंट्री को डायरेक्टली सर्व करने के लिए इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं और कंट्री को डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। इसके लिए 4 साल मैटर नहीं करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर, अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि 4 साल या समय मैटर नहीं करता है, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और सबसे पहली बात कि इसमें जाने से अगर हम इसका देखा जाए पहले का, तो इसमें लगभग 40 to 50% इसका जो एक्सपेंडिचर था डिफेंस बजट, वो हमारा वेतन और पेंशन वगैरह पे ही खर्च हो जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय चेंज होता है, समय के साथ हमें परिवर्तन करना, एक रिवोल्यूशनरी वो एक्ट लाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमें भी चेंज को स्वीकार करना होगा और अपने गवर्नमेंट का साथ इस स्कीम पे देना ही होगा। और इसमें जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके बाद 4 साल बाद जो लड़के डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग नेचर के साथ बाहर आएंगे, वो जिस फील्ड में भी जाएंगे वो उसमें काफ़ी बढ़िया वर्क करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जैसा कि हम कोई अगर लक्ष्य बनाते हैं तो वो दृढ़ता वाला होना चाहिए। उस पर फिर ये मैटर नहीं करना चाहिए कि बाहर से वो चीज़ें क्या प्रभावित हो रही हैं उस लक्ष्य पे, क्योंकि ये सरकार ने सोचा होगा, बेटरमेंट के लिए सोचा होगा। इसके अलावा जैसा कि बताया कि भैया ने कि बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी उस 4 साल के बाद भी। हम डिसिप्लिन हो जाएंगे और उसके बाद निकलने के बाद हमको 10% का रिजर्वेशन भी मिलेगा बहुत सारे सेक्टर में, सरकारी कोटास में। जी, बहुत। कुछ बोलेंगे? नहीं। चलिए, हाँ, प्लीज 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 बोलिए। Guys, as our aim is to join the Indian Air Force, so we have the brave and the courage to join that forces. And if we are getting the 4 years, beside 4 years we are getting 20 years. So the 4 years doesn't matter the time period. It's a matter the time period is a skill that we are developing, going to be developed in that organization, and we are getting that opportunity. So we will grab it, and this will, after coming out of that organization, we will feel how the respect and the unparalleled respect we will get in the society, and how we will serve our nation in different sectors, and how we will teach the other peoples also the self-discipline, self-respect, and the other things of the defense. शाबाश, शाबाश। You will be a role model. Yes, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, वो फेज 2 से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे बीच में मैडम भी बैठी हैं जो कांस्टेंट कोशिश कर रही हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरे, और कर्नल साहब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2 के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो हाउ इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ फेज 2? एक एक करके चालू करते हैं। क्या चीज़ अच्छी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि आने वाले समय पे स्टूडेंट्स फेज 2 पे पूरी जोर डालें, पूरी मेहनत करें, और वो होता है ना कि 99% पे रुक ना जाए। भाई जब 100% करना है, अल्टीमेटली एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए फेज़ 1 करना है, फेज़ 2 करना है,
तो फेज़ 2 पे भी उतनी ही एनर्जी लगाएं। प्लीज़ मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। इधर से चालू करते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हमें ऐसा फील नहीं आ रहा है कि हम मतलब कि ऑनलाइन कर रहे हैं या कहीं, हमें मतलब ग्राउंड रियलिटी पता लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं। हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम फेज़ 2 में नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम फेज़ 2 में ही दे रहे हैं एग्ज़ाम। अच्छा, हाँ तो सर, पूरा एनवायरनमेंट पूरा इन्वायरमेंट वैसे ही बना हुआ है सर। वेरी गुड। सर यहाँ अगर बात की जाए, अगर एसआरटी सर जो है फैसिलिटी उसकी बात करें हम, तो सर का जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी वहाँ मैटर करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सिर्फ एजुकेशन लेवल चाहे वो नहीं देखते, वो आपका बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका, बात करने का तरीका और कैसे आप बिहेव कर रहे हैं वो भी नोटिस होता है। तो एसआरटी वाले सर काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। और मैम जो ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, मैम काफ़ी हेल्पिंग नेचर की और पॉजिटिव हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमने कभी हिंदी तक खड़ा होकर कभी बोला नहीं है, तो काफ़ी हेजिटेशन वगैरह होता है। तो मैम कंटिन्यूअसली हमको सपोर्ट करती हैं, जिससे एक पॉजिटिविटी आती है और हम अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाते हैं। थैंक यू। जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया कि यहाँ पे एक कॉपरेशन और कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा रोल है, और फीस जीडी के लिए फेज़ 2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आपकी टाइमिंग क्या है। और टाइमिंग हमारी जो 8:30 बजे की है, हम रनिंग करने के बाद 4 बजे उठते हैं, रनिंग करते हैं, उसके बाद जस्ट आते हैं। यही फेज़ 2 में रखा गया है टाइमिंग, और जो टाइमिंग हम फॉलो कर रहे हैं, और हमारा 12 बजे तक सारा प्रोसेस हो जाता है जैसे कि वहाँ पे होगा। सो टाइमिंग बहुत मैटर करता है, और सर का जो समझाने का तरीका है कॉमिकल वे में, उससे जो चीज़ें क्लियर होती हैं और रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ सीखने को मिलती है वो बहुत अचीवेबल है, जो कि हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और मैम का जो कोऑपरेशन है बच्चों के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर, और हमारे बीच में हमसे एक फीडबैक लेना एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में, और उसको उसकी गलतियों को बताना, उन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर हमारी गलतियों को और निखारता है, और हम अपनी गलतियों को सुधार कर और आगे बढ़ जाते हैं बहुत रैपिड स्पीड से। जैसा कि सर हम पहले दिन आए थे, तो सर हमें क्लास में सर के सामने इंट्रोडक्शन देने में बहुत हेजिटेशन होती थी। मतलब कि एक साइड से मेरा ये सब दर्द करने लगा था जब खड़ा हुई इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो नर्वसनेस होने लगती थी। लेकिन सर आज क्लास 4 दिन क्लास किए सर, लेकिन अब सारा डर निकल गया है। और अच्छी बात यह है कि सर क्लास में हमें बहुत डिसिप्लिन होना सिखा दिए सर, क्योंकि वहाँ पर जाने पर इंट्रोडक्शन जीडी के बाद आपका डिसिप्लिन देखते हैं कि आपका बैठने का तरीका, आप किधर देख रहे हैं किधर नहीं देख रहे हैं, मतलब ये सब देखते हैं वहाँ पर। तो जैसा कि फेज़ 2 में पहले एसआरटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, उसमें सर कर्नल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब इतने मतलब वेल रिस्पेक्टिव कराते हैं कि आपको वहाँ पे जैसे वहाँ पे माहौल आपको मिलने वाला एकदम सेम टू सेम वहाँ माहौल होते हैं। और जो एसआरटी के जो क्वेश्चन है वो मेरे लगभग एक आधा गलत होते हैं, बाकी मेरे पहले बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन कर्नल सर की मेहनत की वजह से अब तक 2 दिन से मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे, आज एक आधा गलत हुए। और मैं जब पहले दिन आया था, मैं ग्रुप डिस्कशन बात करूँ तो मैं ये पहले दिन आया तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी खड़ा होकर वहाँ पर नहीं दे पाया था, बट आज जीडी में पार्टिसिपेट करता हूँ, अपना अच्छा इंट्रोडक्शन देता हूँ और मैम की मेहनत के होपफुली 100% सक्सेस होके आऊँगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले जब आया तो मेरे मन में डाउट थे कि क्या एसआरटी क्लासेस सही चलेंगी या जीडी सही से होगा, वो इन्वायरमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्लासेस करने के बाद मुझे ये लगा कर्नल सर के गाइडेंस में कि एसआरटी का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, हर एक ऑप्शन का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सर ने बताया। और रही बात जीडी की, तो मैम का ये फ्रेंडली नेचर, और यहाँ पर किसी एक बच्चे को ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे पे फोकस किया जाता है, हर को साथ लेके चलता है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए, जो तेज़ है उसी पे फोकस किया जाए। यहाँ पर सबको एक साथ लेके चला जाता है। और मैम का वो हर कुछ बताना कि कैसे अटेंड करना है, क्या टॉपिक, क्या कैसे वर्ड बोलना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अपने फेस टू पे। वेरी गुड। मैडम, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आपसे, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बोलेंगी जो अब ग्रुप डिस्कशन फेस करेंगे? स्पेशली इन्होंने मेरे को बताया और बहुत अच्छी चीज़ बोली कि सर देखिए हम लोग स्टेट बोर्ड से हैं, हमने ढंग से हिंदी भी कभी स्टेज पे आके सामने आके नहीं बोली, हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला, स्कूलों में नहीं मिलता। तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अब 21 से 27 के बीच में जाएंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स कह लूँ, जो कुछ सजेशंस कह लूँ, ताकि उनका भी कल्याण हो। तो प्लीज़ मैम।
पहले तो मैं सबको ऑल द वेरी बेस्ट बोलूँगी और एक जो नेटिव सजेशन, जो बेस्ट सजेशन मैं वो दूंगी कि आपको इंग्लिश का हेजिटेशन अपने दिल से, दिमाग से हटाना होगा। ये जो डर हमने बैठाया हुआ है ना कि हम बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं और सबको ये चीज़ आती भी है पर बोलते नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो जो भी दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, मेरा लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही होगा कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें ताकि लास्ट मोमेंट पे वो नर्वसनेस, वो डर थोड़ा कम हो जाए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।